स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक वही है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड हम लोग ने सब खत्म कर लिया था, सिर्फ एक टॉपिक रह गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये खत्म हो जाता उस दिन, लेकिन ड्यू टू सम एरर इन द पीपीटी, और आज भी वही एरर है, हम लोग को करेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत सिंबॉलिक एरर है, बहुत बड़ा एरर नहीं है कि हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो भाई बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हाँ, तो कहते थे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, इससे दूरी पर कुछ चार्ज है, तो कह रहे हैं हेडिंग जो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है। बहरहाल हम अभी ग्रुप की बात ना करके सिर्फ एक की बात करते हैं। तो फिर से इस डायग्राम को अगर बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये हो गया वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जहां पर जो चार्ज है वो कितना है, वो 1 कूलम, या फिर ऐसे क्यू मान लेते हैं, कितना मानते हैं, क्यू मान लेते हैं ना, दैट इज बेटर, है ना। हम कोई क्यू चार्ज मान लेते हैं। एक Q1 चार्ज को मैं लेकर के आता हूँ कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से ब्रिंग करके लेकर के आता हूँ, सच दैट उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो या फिर ना के बराबर हो, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैंने उसको रखा फाइनल पॉइंट, मान लीजिए R, पोजीशन वेक्टर R, है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन, राइट। तो पोटेंशियल एट P विल बी, अब यहाँ पर ध्यान रखना, पोटेंशियल एट P निकालना हो तो Q1 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एंड पोटेंशियल एट Q1 निकालना हो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो मैं इस समय में बात करता हूँ कि आई एम गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट, तो जो चार्ज लेकर के आया उसी को बात हो रही है ना। When we will solve it, इसको डिनोट किसे करते हैं, v से डिनोट करते हैं, तो क्या बचेगा, बिकॉज एक फॉर्मूला था क्या, k q1 q2 है ना, r अपॉन r, है ना। ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कैसे निकला था, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, जो वर्क कर रहे हैं वही स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू w, w होता है फोर्स इनटू जितना आपकी डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एक r कट जाएगा, बचेगा क्या, k q1 q2 अपॉन r। सब डेरिवेशन याद होना चाहिए आपको, है ना। तो वर्क और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन भी वहां पर आ जाता है, ये सब याद है ना आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पे एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पर लगा देते थे हम लोग इस तरीके से, है ना। और अगर वर्क आपका वो है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को सब याद है। तो अब इसके बाद जब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है, तो जैसे एनर्जी और पावर का रिलेशन होता है वैसे ही पोटेंशियल और एनर्जी का भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, वर्क यूनिट पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं, तो फिर से सेम फॉर्मूला अगर लिख भी दे तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, है ना, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1, यही तो है ना। फॉर्मूला तो मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आप ध्यान से देखें तो Q1 क्या है हमारा, Q, और Q2 क्या है, Q1, तो ये हो जाएगा Q Q1, है ना। तो K Q1 अपॉन R इंटू Q1, तो ये कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बचा, मेरी बात समझ गए। तो रटने की क्या जरूरत है जब हम समझ सकते हैं, है ना, जब हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका, एक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होता है ना। एक आपका होता है ना पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन भी होता है, तो ये जाएगा E डॉट dr नेगेटिव, है ना। क्योंकि जो वर्क होता है वो ये नेगेटिव से कहा जा रहा है, वर्क जो होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिशन में होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में होता है। मान लो ये जो Q2 Q1 जिसको मैं ब्रिंग कर रहा हूँ वो पॉजिटिव था और Q भी पॉजिटिव था, तो ये तो क्लियर है कि जब मैं वर्क कर रहा हूँ भैया तो मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी इस तरफ, है ना, इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बच्चे। तो ये हो गया आपका, और ये कहाँ से, इन्फिनिटी से R, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, है ना। यस। देखो मुझे पता है कि इसमें आगे भी ये फॉर्मूले हो सकते हैं, तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यहीं पर सब पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। इसे होगा क्या कि हम लोग को दोबारा जो है
उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर न्यूमेरिकल, ठीक है। देन दिस हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट। अब यहाँ बेटा कह दिया कि जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट फिक्स कर दो, उसके आसपास एक से ज्यादा चार्जेस रख दो। तो सॉल्व कैसे करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था सुपरपोजिशन कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करो, पेयर बनाओ, कि आपके फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो चार्जेस के बीच में निकाल सकते हैं, राइट। तो हम एक एक करके हम हर चार्ज की वजह से उस पॉइंट P पर क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल, और टोटल V की वैल्यू देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। मेरी बात समझ गए? अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ज्यादा रह जाता है? क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इतना डायरेक्शन डिपेंडेंसी इस पर होती नहीं है। देखो यहाँ डॉट डॉट लगा रखा था मैंने, है ना, तो ऑटोमेटिकली इट इज क्वाइट क्लियर कि यहाँ पर जो होगा वो हमेशा रिजल्टेंट स्केलर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्क इज ऑल्सो स्केलर, आर इज ऑल्सो स्केलर, है ना, एवरीथिंग इज स्केलर, तो आंसर तो हमेशा स्केलर ही आना था, है ना। यस सर। चलिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो हमने आपको पढ़ाया हुआ है ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्या पढ़ाया था? अगर हमने क्या कर दिया, किसी भी एक सरफेस के ऊपर क्या कर दिया, पूरा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल कितना है इस पे Q, तो छोटा सा चार्ज अगर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। इसे कहते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी से तो आया था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वो इसी से तो आया था, बिलोंग इसी को करता था, है ना। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। तो हाँ बराबर, मैं ये आपको कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बताता हूँ, तो उसके इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा उसमें v = kq/r वाला ही फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना कि उसमें ये माना जाता है कि ये पूरे सरफेस है वो इक्वल डिस्टेंस पर है किसी भी पॉइंट से। तो ये आप ये शेप को देख के ये नहीं कहेंगे यहाँ से अलग दूरी होगी, यहाँ से नहीं, हम लोग एक r मानते हैं जो कि लोकेट करता है इस पूरे सरफेस को, क्योंकि इसका टोटल चार्ज क्या, हम इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि यार ये गलत है, क्योंकि आप कहेंगे सर अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ले रखा है और ये हो गया आपका सरफेस, जो आपका स्क्रीन है आपका सरफेस हो गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो एक ऐसा पोजीशन वेक्टर बन रहा है, यहाँ से ऐसा बन रहा है, यहाँ से ऐसा बन रहा है। आप कहते हो सर यहाँ पर dq ले लो और इसकी दूरी यहाँ से r है, आप कहोगे हर जगह पे r है ना, ऐसे सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली हम गलत सोचते हैं। आप सेंटर ऑफ मास भूल जाते हो, आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास को भूल जाते हो। अब मास और चार्ज है ना कंसंट्रेटेड हो सकते हैं एक पॉइंट पर। अगर मैंने कहा तो टोटल इसका टोटल कैपेसिटी कितना है, Q है, टोटल कैपेसिटी Q, तो उस Q के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो ना तुम। तो हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, dq का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस तरीके से हमारा काम हो जाता है। तो अगर हम और लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, k इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन r, सॉल्व कर लेंगे, गेटिंग। और dq को हम आसानी से dr के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है नहीं? तो जब ये इंटीग्रेशन में ये हम वेरिएशन कर देते हैं ना, तो ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ना, ये कंस्ट्रेंट जो है वो ऑटोमेटिकली वेरी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ना r के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा तो हम उस हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो आंसर हमेशा सही आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। फॉर्मूलेज में कभी भी गलती नहीं होती है, हम लोग बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं उसमें। अच्छा अगर इसमें मीडियम में डाल देंगे तो क्या बदलेगा सर, इस k में सिर्फ एक डिवीजन में एप्सिलॉन r आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने पोटेंशियल में लमसम सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ और भी चीजें सीख लेंगे। ओके आगे बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। मैंने पहले ही इसको पढ़ा दिया, वैसे तो कहाँ पढ़ाया था मैंने, पीछे ही पढ़ा दिया था। मैंने कहा था कि यार डायपोल हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ लेंगे, है ना। फिर मैंने कहा था कि रिंग के लिए जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है मैंने वहाँ निकाल दिया था, लेकिन अभी मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसे सरफेस जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उन पर पोटेंशियल क्या हो, हर जगह सेम हो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, जो भी पॉइंट है आपका, है ना, एट डिस्टेंस r, तो हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू आर, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसके हिसाब से आप क्या डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि यार आपने ऐसे लिख दिया, आर लिख दिया, क्यों आर लिख दिया, इन्फिनिटी से लेकर क्या डिस्टेंस तो होगी नहीं भैया, फाइनल इनिशियल देखा जाता है, फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट पी ऐसा, और इनिशियल आपका ये है जहाँ पे आपका चार्ज रखा है, इनके बीच की दूरी आर है तो वही रखेंगे ना। और फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स, F इक्वल टू k q न्यूटन अपॉन r स्क्वायर। अब ये r भी इनके बीच की वही डिस्प्लेसमेंट तो होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो बहुत बढ़िया, सब तो सीख ही गए हो, तो u भी आपने निकाल लिया, चैप्टर तो खत्म ही हो गया आपका। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास, हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अभी ये क्या है ये भी समझाएंगे, सब कुछ समझेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और इससे जितना लिखा है इससे ज्यादा पढ़ेंगे, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, मैं बस आपको दिखा रहा था, ब्रीफिंग कर रहा था कि क्या क्या चीजें हैं। पोटेंशियल सर, ये पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये भी एक लाइन का है, 1 सेकंड का है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, जहाँ तृप्ति बैठी है, ठीक, उतनी ही पे अगर मेरे इस एंगल पे कोई बैठ जाए, मेरा इन्फ्लुएंस, आवाज का इन्फ्लुएंस हो, मैं बीच से बोल रहा हूँ तो हमेशा एक कर्व बनेगा ऐसे, इस तरीके से प्रोपगेट करेगा। अरे वेव फ्रंट पढ़ा ना हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स के अंदर, तो वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे, है ना, और वो जाकर के जितनी यहाँ पर डिस्टेंस पे पहुंचेगा उतना ही इंटेंसिटी यहाँ पहुंचेगा ना बड़े भाई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज हो गया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ इक्वल, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन अगर इक्वल डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में, बिकॉज़ जब एक चार्ज होता है, स्फेरिकल चार्ज होता है, तो उसके चारों तरफ वो इक्वल अमाउंट ऑफ फील्ड को एमिट करता है। गुड, तो अब श्रेया बैठी है, यहाँ भी कोई बैठा हुआ है ना, तो इनके बीच में यहाँ पे जो आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे बस बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब देखा जाए तो वेव फ्रंट में आते हैं, वेव फ्रंट बड़ा बढ़िया चीज था। तो अगर मेरी एक बन रही है ना, एक सरफेस बन रहा है जिस पर सारे पॉइंट जो है मुझसे इक्वल डिस्टेंस पर, यानी फिक्स्ड पॉइंट में हो गया और इक्वल डिस्टेंस, एक तरीके से सर्कुलर है रिंग, और रिंग के ऊपर एक रिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा, एक कर्व्ड सरफेस, राइट। तो यहाँ पर जो सरफेस होंगे सारे सरफेस, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर रेक्टेंगुलर सरफेस है, गेटिंग। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी भैया, इंटेंसिटी वेरी करेगी अलग अलग पॉइंट पर, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू k q अपॉन r। एक और फॉर्मूला होता है E डॉट dr, है ना, ये तो होता है ना, तो उस हिसाब से k q अपॉन r इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और dr का हो जाएगा r कट जाएगा तो मिलेगा सेम फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पढ़ लीजिए, आप वर्क के फॉर्म में पढ़ लीजिए, जितना जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लीजिए। आप ये समझ चुके हैं कि सर इक्वल डिस्टेंस पर अगर मतलब ऐसा कोई सरफेस है जो सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में है विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज जो अप्लाई करता है पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि उन सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। चलिए वेरी गुड। डाइपोल की बात कर लेते हैं। मैंने रिंग आपको पढ़ाई थी ना, रिंग की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ के अंदर पढ़ाई थी, है ना। तो जहां जहां आपको ये सारे केसेस मिले हैं वहां से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको हेडिंग करके पढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या फिर शेल आउटसाइड इनसाइड, में पढ़ा दूंगा, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे अंदर होता है KQ/R और उस पे होता है मतलब एट द सरफेस पे K। ये पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उस पर बात करते हैं, ठीक। ये एक बार कर लेते हैं, फिर हम लोग उसी पे बात करेंगे बेटे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, एक चीज़ की बात मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है नहीं लिखा है डजंट मैटर टू मी, ठीक है। आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल पे आ गए हैं तो एक बार फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल लिख ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वी ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट टर्म्स
जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मैंने एक डाइपोल प्लेस कर दिया जिस पर एक कपल फोर्स लग रहा है एट सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू ऑलरेडी नो कि एंगल किसके बीच में होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक क्वाइट क्लियर है ना। तो बिकॉज वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना चाहें तो व्हाट वी हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स, राइट। So we can use the work done, क्योंकि work done is directly related to the potential energy, क्योंकि मैंने अच्छे समझा दिया ऑलरेडी। तो work done in rotating this dipole, हम लोग ने पीछे पढ़ा था ना, क्या सिखाया था, work done with force, moment of force into angular displacement। ये तो फॉर्मूला था, स्केलर फॉर्म है, स्केलर है तो स्केलर, डॉट नहीं लिखाऊंगा। डॉट भी लिखना चाहो तो अगर तुम वेक्टर लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक इतने अंडरस्टूड हो चुके हैं बिकॉज वी आर इन रिवीजन। रिवीजन में तो बच्चा वही आता है जो थोड़ा बहुत सफिशिएंट नॉलेज रखता है, राइट। तो एक चीज मुझे बताइए, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, P sin थीटा लिख सकते हैं। अब आई थिंक इतना तो क्लियर है कि कैसे टॉर्क का फॉर्मूला बना था, है ना। टॉर्क तो बहुत ही बेसिक है, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो P sin थीटा कैसे बना था सर, वही आपका सिंपल सा फॉर्मूला। टॉर्क क्या हो गया आपका, उसमें एक फोर्स आएगा तो उससे QE आ जाएगा, है ना। अब यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे हम लोग, है ना, इस तरीके से। तो वहां पर D आता था बिकॉज आपने इसे सिखाया हुआ है सर, इनके बीच का सेपरेशन अगर D है तो एक कंपोनेंट बनेगा D sin थीटा, एक बनेगा ये हो गया, इसके अलोंग ये मूव कर रहा है, अगर ये क्या हो गया D sin थीटा हो जाएगा, राइट। तो वहां से बनता था फॉर्मूला। कैसे बनता था सर, वहां पर फॉर्मूला बनता था कि जो D होता था, अगर डाइपोल 2 का मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता था, PE sin थीटा, है ना। इस तरीके से टॉर्क आ जाता था PE sin थीटा, और यहाँ क्या आ गया D थीटा, राइट। एम आई करेक्ट, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग ने वहां पे प्रूफ किया हुआ है, तो अभी जरूरत नहीं है। अगर हम पूरी इसको ले रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर 2D sin थीटा लिखना चाहिए हम लोग को, है ना, सही लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये पूरे लेंथ का लेगा, मैं मिड पॉइंट से नहीं लूंगा, क्या जाएगा D हो जाएगा ना। तो उस तरीके से हमने करा था। चलो बहरहाल ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम चाहें स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब इंटीग्रल लगेगा, तो कहाँ लगेगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला इजाद हुआ था, कहा था कि अगर मान लीजिए सर पहले θ1 है, बाद में θ2 तक उसको डिस्प्लेस करना है ना, या फिर θ2 है और θ1, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिमिट लगा लो θ1 से θ2। मेरी बात समझ गए। तो जो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द डाइपोल। Am I correct? जो वर्क होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, तो मुझे उसमें आपको नहीं बताना है। इंटीग्रल ऑफ sin थीटा वी ऑलरेडी नो दैट इट इज माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। सो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, हमेशा करते हैं। तो फाइनल इज माइनस ऑफ cos थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस cos थीटा 1, माइनस के जो प्लस हो जाएगा, then we can rewrite this expression as cos theta 1 minus cos theta 2. So this is our required formula for potential energy or work done. So this work will be stored in the form of potential energy, right? So what we can say, अब यहाँ पर जो हमने वर्क करा था, वर्क जो होगा उसका अपोज, अगर हम 90 से थीटा पर आ रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, अगर हम देखो अभी तो ये सीन हो गया, अभी अगर मैं कहूँ कि पहले 90 पे थे और फिर वहां से एक थीटा पे आना है, तो हम लोग कैसे रोटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से जब पुट करेंगे तो cos 90 is 0 and minus of cos theta 1। तो इसका मतलब कि अगर हम लिख दें वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल फ्रॉम 90 to some theta, it will be minus PE cos theta directly, or we can write it as P dot E with some negative sign, right? Okay? तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर हम चेक करें कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम बात कर रहे हैं θ1 से θ2 के लिए, कहाँ से,
थीटा 1 से, क्योंकि वर्क कौन सा थ्योरम लगाने वाला हूं मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, राइट। तो उसके हिसाब से आ जाएगा, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 के लिए विघटन करते हैं तो याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा u थीटा। यही जो रीजन है बच्चा, यही रीजन है कि आपका नेगेटिव साइन आता है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब व्हाटएवर वी विल गेट द आंसर, इट विल बी नेगेटिव टू द वर्क, एंड अगर वर्क पॉजिटिव है तो u विल बी नेगेटिव। सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, pe cos, अगेन यू कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट इज फाइन, बट द आंसर विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव बिकॉज़ वही बात हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया? और ये कंजर्वेशन को सूट करता है ना, दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, राइट? किसी का फायदा किसी का नुकसान, ठीक है। Now if we want to calculate the force on dipole due to electric field in terms of potential energy, so what I am going to write it as force on dipole due to electric field, EF लिख रहा हूँ मैं, I think it is quite understood for you कि इसका मतलब क्या होगा, that will be equal to what according to you, the potential energy is already there, है ना, so it will be equal to change in potential energy, rate of change of potential energy with respect to the position, right, और नीचे डेल्टा delta, ठीक है। और we can expand it as minus p dot dE upon dr, right, okay, there is a dot product between these, okay, fine. Always remember, if dipole, for this formula only, for this particular formula only, if dipole is placed in the direction of electric field, ठीक है, in the direction of electric field. Hope you are able to get it, right? Yes, Now we are moving towards our main topic, that is electric potential due to electric dipole, okay, at axial and equatorial, right? There is a correction, there is always wrong symbol used in this slide. So can I remove this slide and write it my own expressions? yes sir, That will be fine, right? yes sir. Why getting confused when we can easily solve it? What happened? चलिए, है ना, ये करते हैं। तो हम ऑलरेडी पता है डाइपोल मोमेंट किधर से था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, है ना। अब मिड पॉइंट तो आपको पता ही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो कोई भी पॉइंट ले लें, है ना, कोई भी पॉइंट ले लें बेटे। एक पॉइंट ले लिया आपने यहाँ पर, पॉइंट पी ले लिया, जिसकी मिड पॉइंट की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी r है और इनके बीच की दूरी कितनी है, l, कितनी दूरी है l। अब हम खुद डिराइव करेंगे अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए
V इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, है ना, ड्यू टू प्लस Q विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R। इज इट क्लियर? आई थिंक बहुत ही आसान है, तो आप अंडरस्टूड है। V ड्यू टू माइनस Q विल बी KQ अपॉन R प्लस L, इक्वेशन नंबर सेकंड, right? With there will be a minus sign. V net will be equal to equation number V plus Q plus of V of minus Q, right? ये तो सिखाया ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। Then it will be equal to KQ minus KQ R minus L and R plus L, right? If you want to take common, we can take common KQ. Then there will be 1 upon R minus L, that is A minus B, minus 1 upon A plus B. If we are going to take LCM, then it will be equal to what? R plus L minus R minus L, right? Minus minus plus, there will be plus L upon R square minus L square. If we eliminate R, we get KQ 2L upon R square minus L square, that can be written as KP upon R square minus, I think this is the same formula we are getting, right? ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ था पहले, तो वो समझ में आपको नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं if R is very much greater than L, then the formula will be equal to V at P will be equal to Kp upon R square, Kp upon R square, because we will neglect the value of L, ठीक है बेटा, okay। Next, equatorial is very easy actually, equatorial is very easy. So for equatorial, even we don't have to solve it actually. If there is a point Q lying on equatorial axis, पता ही है ना वो कहाँ से, मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्लियर है कि सर फॉर्मूला आपने सिखा दिया, V इज इक्वल टू प्लस Q क्या हो जाएगा, KQ अपॉन वट एवर द डिस्टेंस, मान लेते हैं ये x है, ये भी मान लेते हैं x है, तो V ऑफ माइनस Q विल बी इक्वल टू माइनस KQ अपॉन x। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इस वजह से V नेट क्या आ जाएगा बच्चे, KQ अपॉन x माइनस KQ अपॉन 0, ठीक है, ओके। अब अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है कि आपके इक्वेटोरियल पे नहीं लाई करता है और आपके एक्सियल पे भी लाई नहीं करता, बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है, तो फॉर एनी जनरल पॉइंट तो V क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P cos थीटा अपॉन, वैसे KP लिख सकते हैं R स्क्वायर, K जानते ही हो ना, 1/4 या फिर एक और फॉर्मूला है K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। मैंने क्या किया पता है, मैंने एक R यूनिट वेक्टर यहाँ पर ऐड करा, जिससे कि क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो R वेक्टर, अब उसको cos थीटा को मैंने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है ना। अगर सो एक्सपैंड करोगे अगेन सेम यही चीज मिल जाएगी, P KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, डन। इलेक्ट्रिक फील्ड करने की कोई जरूरत तो है नहीं, 2 kp अपॉन R क्यूब आया था जब R इज वेरी ग्रेटर देन था, मैंने कराई चुक दिया है ये सब, ठीक है। ठीक है, ये तो पढ़ा दिया, यस सर।
कोई दिक्कत नहीं हो तो देखिए बेटा इसमें एक टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा आपको बता दूँ, इसमें जरूरत तो नहीं है। एक होता है आपका स्फीयर है ना, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इनसाइड और आपका आउटसाइड एक केस होता है। तो एट सेंटर हम निकालते थे, तो एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, बट पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। ये किसकी वैल्यू किस होती है, जो सरफेस लास्ट होता है, तो ये हो जाएगा v सरफेस, है ना। ये क्यों होता था, एक सेकंड के अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा सा होता है। इनसाइड सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी एक रिलेशन लिखवाया था। क्या लिखवाया था भैया, एक रिलेशन लिखवाया था पोटेंशियल और इसके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dv बाई dr जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है ना। तो इसका मतलब है कि ये अगर v अगर कांस्टेंट होगा तभी रेट ऑफ चेंज क्या आएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0 ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, है ना। बट v इज नॉट 0 ना। अगर किसी भी डिफरेंशिएशन करें, किसी रेट ऑफ चेंज निकालें किसी कांस्टेंट वैल्यू को, तो हमेशा वो 0 आता है। इसका मतलब ये क्लियर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बताता है कि v क्या था 0 नहीं था, वो क्या था कांस्टेंट, जब आपका e क्या था 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिकॉज एक रिलेशन अभी लिखवाया था, इसके पहले भी नहीं लिखा जिसने वो अभी लिख ले, e = -dv बाई dr था, ठीक है। यहीं से ये चीजें प्रूफ हो जाती हैं कि एट सेंटर, कोई पूछे कि एट सेंटर क्यों 0 नहीं होता है पोटेंशियल, उसका रीजन क्या है, सर v इज ए कांस्टेंट, v एक्वायर कर लेता है कांस्टेंट वैल्यू को, और अगर v एक्वायर कर लेता है कांस्टेंट वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि क्या हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना। लेकिन v आपका 0 होने के लिए कोई भी हमारे पास कंस्टेंट नहीं है, तो इसके v को कांस्टेंट माना जाता है, ठीक। डन। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 10 चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस कितना है r, विद कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव चार्ज। एंगुलर सेपरेशन समझते हो, जो उनके बीच में एंगल बन रहा है ना, सर्कुलर मोशन से आया है ये। अल्टरनेट चार्जेस क्या है 1 3 5 7 9 कितने हैं, प्लस q के हैं, और 2 4 6 8 10, टोटल नंबर चार्ज कितने हो गए 10 हो गए, ठीक। तो क्या है माइनस q, तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस, तरीके से रखा गया है, एक रिंग बना सकते हैं, ठीक। द पोटेंशियल v एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर रिस्पेक्टिवली। v = 0 कहाँ होता है, पोटेंशियल 0 कहाँ होता है, हमेशा इंफिनिटी पे होता है, इंफिनिटी पे ही 0 मान सकते हैं, कहीं भी नहीं मान सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, v = kq/r, है ना। जब ये r इंफिनिटी होगा तो आपको पता ही है किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करके आंसर क्या आता है 0। देयर इज ओनली वन वे पोटेंशियल 0 हो जाए, वो क्या है इंफिनिटी, और कहीं पर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि v बताओ और e बताओ, कहाँ पर सेंटर। तो आप क्या बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे, फटाफट इस पर चार्ज प्लेस करोगे, 10 चार्ज प्लेस करने हैं, 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, और वो कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे, है ना। फटाफट करिए और आंसर निकालिए। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाइए, फटाफट आंसर निकालिए भाई, जल्दी से, आसान क्वेश्चन था ये। क्या हो जाएगा, 0 तो आएगा, दोनों 0 आएगा कि एक 0 आएगा, दोनों 0 आ रहा है, हाँ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी वाला करना है मुझे कि आप समझ चुके हैं, कर दीजिए बस। चलो देखो, इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, कितने हो गए, 4 हो गए, हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, 10 हो गए ना पूरे। यस सर। सिंपल, एक बार प्लस का पूरा बनाओ और एक बार माइनस का बनाओ। तो ये देखो, एक इधर और एक इधर। अभी इस तरीके से अरेंज करो 10 लोगों को कि रिजल्टेंट जो आएगा, एक चीज क्लियर है, पेयर का रिजल्टेंट आएगा तो कितने रिजल्टेंट मिल जाएंगे आपको, 5 तो रिजल्टेंट मिलेंगे। तो जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जितनी 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। हाँ तो सुनो, तो ट्वाइस ऑफ ई बनेगा कि नहीं बनेगा रिजल्टेंट का, है ना। दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनका जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट का, वो 5 रिजल्टेंट कैसे दिखेंगे, तो 360 को 5 डिवाइड करो कितना है 72, है ना। यस सर। कितना एंगल होगा सबके बीच में, 72 डिग्री, है ना। यस सर।
अरे 10 है तो उसका हाफ हो जाएगा रिजल्टेंट, और सबकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। जिसको वैल्यू नहीं समझ में आती भाई, सबकी वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी, है ना भाई। ठीक, तो ये अगर मान लेते हैं 2e है, जिसको नहीं आ रहा है वो कुछ भी मान सकता है, कोई दिक्कत उससे होनी है नहीं, सॉल्व कैंसिल आउट होना है, ठीक है। अब जरा इनको सॉल्व करो, इनका हाफ हो जाएगा, है ना। इधर देखो, इस पेयर का हाफ होगा, इसके पीछे का पेयर हाफ होगा, कैंसिल आउट होगा, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो 4 आपके बनेंगे, 4 का रिजल्टेंट जो आएगा वो 5वें के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामने। तो जैसे इस तरीके से समझो, किसी एक के सामने ले आना है ना, तो इनका रिजल्टेंट कहीं आया बीच में, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक। फिर 2 आएगा, उसका रिजल्टेंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, सबका रिजल्टेंट करेंगे तो किसी एक के पीछे आएगा, वहां से आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये EC विल बी 0। अब ये तो EC समझ में आता है, पोटेंशियल कैसे होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करें, है ना। तो यहाँ पर इक्वल एंगल पर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा उनका 0। तो सेंटर में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि आउटसाइड भी कहीं पोटेंशियल एग्जिस्ट करता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही नहीं पा रही हो। तो उसमें लिखा कि 0 है इन्फिनिटी। हाँ, अरे इन्फिनिटी की बात ही नहीं बच्चे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कहीं पर भी आपका कोई पोटेंशियल होना भी तो चाहिए, कोई सरफेस तो उस तरीके से बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पॉइंट डायपोल क्या दिया हुआ है, P वेक्टर माइनस P नॉट, है ना, और यहाँ पर x यूनिट कैप वेक्टर लगा हुआ, kept at the origin, ठीक है। The potential and electric field due to the dipole, this dipole on the y-axis at distance d r, distance d पर कितना होगा। ये x एक्सिस ये हो गई, y एक्सिस ये हो गया तुम्हारा -q, ये क्या हो गया प्लस, तभी तो रिजल्टेंट इधर आ रहा है। ओरिजिन पे रखो, कितना भी छोटा है, कितना भी है ये स्मॉल, ये आपका 2a मान लेते हैं इसको, है ना। ओरिजिन बोल रहा है बेटा तो बहुत छोटा है ना कंपैरेटिवली, तो कौन सा केस हो गया, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो ये l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, है ना, ये 2l हो जाएगा। किसी पॉइंट d पर जो d 0, d पर रखा हुआ है, ठीक है, इस पर निकालेंगे तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, -kp अपॉन कौन क्या आ जाएगा r3, r क्या आ जाएगा यहाँ पर dq। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई। पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल निकालोगे दोनों एक दूसरे क्या इक्वेटोरियल लाइन पर हो गई, इक्वेटोरियल वाला, तो v क्या हो जाएगा 0, v हमेशा क्या होगा 0। y एक्सिस कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। खत्म करो, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी, इसलिए क्या आ जाएगा ये नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक तो है। तो ये किसका है, ये आपका कभी भी नहीं हो सकता, ये पोटेंशियल ग्राफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल एट ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल क्या होगा, सेंटर पे भी सरफेस वाला ही होगा, अभी तो सिखाया था, है ना। उसके बाद वेरी करने लगेगा, सरफेस के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होगा जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। सेकंड सॉल्यूशन है, तो small equal point charge of magnitude q are suspended from a common point on the ceiling by insulating massless string of equal length. They become to equilibrium with each string, making angle कितना है theta from the vertical. If the mass of each charge is m, then the electrostatic potential at the center of line joining them will be क्या होगा। फिगर बनाइए पहले, चलो देखो। तो क्वेश्चन ये दिखने में ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें दम नहीं है।
कैसे? जैसे ही आप पेंडुलम की तरह इसको सोचेंगे वैसे ही आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि भाई दो इक्वल पॉइंट चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड q है, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है? उसका कोई मास इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, दोनों को क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है? और सर कह रहे हैं इक्वल लेंथ भी, ये बहुत बढ़िया बात है। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में भी मतलब नेट फोर्स ऑन ईच अदर विल बी जीरो, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इधर जो फोर्स होगा इधर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है? वेरी गुड। ये जो लेंथ है ये भी इक्वल होगी, इस लेंथ में एक टेंशन होगा बिकॉज ऑफ द मास, ये mg होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, mg होगा, यहाँ पर टेंशन होगा। अब एक चीज क्लियर है, इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगी, अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, और यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर भी थीटा होगा, एक बनेगा t sin थीटा, एक बनेगा t cos थीटा। सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये अगेन यहाँ पर t cos थीटा और यहाँ बनेगा t sin थीटा। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, दो इक्वेशंस बनेंगे, एक को सॉल्व किया था, दूसरे को सॉल्व ही नहीं करना है। तो Fe विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा बताइए, t sin थीटा, हां t cos थीटा, एक्चुअली माफ करना, क्या आ जाएगा t cos थीटा, है ना? एंड mg विल बी इक्वल टू t sin थीटा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन Fe निकालना कितना कठिन काम है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और r इनके वजह कितनी मान लेंगे, लेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज x, it is equal to tan of theta is equal to mg upon k q square into x square। tan theta is equal to क्या आ जाएगा, मैंने एंगल गलत जगह लिया है, माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, आप लोग दिमाग चल ही नहीं रहा है, कहेंगे कि सर गलती खुद कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं। एंगल कैसे ले लिया आपने, देखो जरा, देखो जरा ध्यान से, थीटा यहाँ लिया, थीटा यहाँ कैसे आ जाएगा भैया, अल्टरनेट एंगल यहाँ बनता है ना, थीटा यहाँ बनेगा ना, मैंने गलत लिया बच्चे, ठीक है? करेक्टेड। देखिए जो यहाँ पर ये वाली लाइन है ये हमेशा इस वर्टिकल के पैरेलल होगी, दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है तो क्या बनाती है भाई, ट्रांसवर्स रेज कट करती है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये बन जाएगा t cos थीटा, माफी चाहता हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा t sin थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा t sin थीटा, ये जाएगा t cos थीटा, फिर आ जाएगा फिर से सेम चीज हो जाएगा Fe अपॉन mg, सारी चीजें सेम हैं, k स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है, इनके बीच की जो लेंथ है x की वैल्यू पूछी गई है शायद, नहीं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा भाई। बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट, इस x का मतलब x/2 ये पूछा गया है ना, ये हो जाएगा x/2 kq/r, यही फॉर्मूला होता था ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो x तो निकाल लो, तो x² इज इक्वल टू kq² अपॉन tan थीटा mg, तो x हो जाएगा अंडर रूट q बाहर आ a जाएगा, अपॉन mg tan थीटा, बाहर x, हाँ q q बाहर आ जाएगा, ठीक है? v is equal to kq upon r की v is equal to kq/x/2 निकाल लो, और दोनों की वजह से निकाल लो तो प्लस हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है दोनों अपोजिट होंगे, तो v net इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kq/2 kq/x/2 खत्म कर, है ना, 2 भी ऊपर आ जाएगा तो क्या जाएगा 4 टाइम्स kq/x, है ना? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, बाकी सब चीजें आपके पास हैं।
x क्या था, रूट के अंदर रूट के क्यू क्यू कट जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा रूट mg tan थीटा, ठीक है, और उसको रेशनलाइज करोगे तो k भी रूट में चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? थीटा सी। Yes, sir. See, आ रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ वाले हो गया, यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। तो ये था आपका, इसका ऑप्शन आ गया कौन सा? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टार्ट करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।